नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, त्रिपुरा में फिर से खिला कमाला। मेघालय और नागालैंड में भी बीजेपी की सरकार। आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को जारी किए गए। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था, जबकि नागालैंड और मेघालय में 17 फरवरी को वोटिंग हुई थी। चुनाव नतीजों में बीजेपी ने त्रिपुरा में फिर से वापसी की है। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। मेघालय में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी और एनपीपी में सरकार बनाने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य में दूसरे नंबर पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहा, जिसे 14 सीटें मिली। इनमें से कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आई हैं। टिपरा मोथा पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि इसके अलावा नागालैंड में सत्तारूढ़ एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीपीपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली है। 7 सीटों पर एनसीपी ने जीत दर्ज की है। एनपीपी ने 5 सीटें जीती हैं। एनपीएफ को 2 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान की पार्टी को भी 2 सीटें मिली हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू को 1 सीट मिली है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि नागालैंड में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय के चुनाव नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। यहां पर एनपीपी 60 में से 26 सीटें जीतते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यूडीपी को 11 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। टीएमसी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि मेघालय में सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और बीजेपी के बीच में बातचीत हो गई है। एनपीपी चीफ कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी से सपोर्ट मांगा। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी समर्थन के लिए राजी भी हो गई है। इस तरीके से तीनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार में होगी। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों को पहला सेमीफाइनल बताया जा रहा था। इन चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। और बड़ी खबर, बीजेपी की शानदार जीत के बाद बोले पीएम मोदी। ये कट्टर लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन देश कहता है कि मत जा मोदी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कब्र खोदने की ख्वाहिश रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो जहां पर मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन देश कहता है कि मत जा मोदी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों कथित तौर पर मर जा मोदी के नारे लगाए थे। पीएम मोदी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी ने छोटे दलों के प्रति नफरत दिखा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, ये यहां के लोगों का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की यही नफरत उन्हें इलेक्शन में डुबोने जा रही है। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे ही बोल निकलते हैं। ये जनमत का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूर्वोत्तर के नागरिकों के सम्मान में अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने जो मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, यह पूर्वोत्तर के नागरिकों का सम्मान है, पूर्वोत्तर की देशभक्ति का सम्मान है, प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है। यह प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गौरव में है। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन किया है। और बड़ी खबर, पूर्वोत्तर में बीजेपी की फतेह पर बोले पीएम मोदी। बीजेपी की जीत का रहस्य है त्रिवेणी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तीनों ही राज्यों की जनता का आभार जताया और विपक्षी दलों पर जमकर तीर चलाए। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत के मंत्र भी बताए। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ विशेष शुभचिंतक हैं, उन्हें सोचकर पेट में दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। मैं ज्यादा टीवी नहीं देख पाता हूं, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं कि ईवीएम मशीन पर कोई गाली शुरू हुई या नहीं। मैं हर शुभचिंतक को बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। बीजेपी की जीत का रहस्य त्रिवेणी है, यानी 3 धाराओं का संगम। पहला है बीजेपी सरकार का कार्य, दूसरा है बीजेपी सरकार की कार्य संस्कृति और तीसरा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। ये तीनों मिलकर बीजेपी की शक्ति को 1+1+1 यानी 111 गुना बढ़ा देते हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि एक समय यहां पर चुनाव होते थे तो कोई चर्चा नहीं होती थी, बात होती भी थी तो सिर्फ हिंसा की होती थी। साल 2014 के पहले पूर्वोत्तर बंद और आतंकवाद के
लिए जाना जाता था। उन्होंने लेफ्ट की पिछली सरकार का नाम लिए बिना कहा कि त्रिपुरा में पहले किसी दूसरी पार्टी का झंडा नहीं लगाने दिया जाता था और ऐसा होता था तो लहूलुहान कर दिया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव दिलों की दूरी समाप्त होने के साथ नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट ना ही दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर है। यह नया युग और नया इतिहास रचे जाने का पल है। चुनाव जीतने से ज्यादा मुझे संतोष है कि मैंने बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर लोगों के दिलों को जीता है। पीएम मोदी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट अब शांति के लिए जाना जाता है। हमने सड़कों का जाल बिछाया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। जमीन खिसक गई लेकिन बुद्धि नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 4 राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को कहीं मिली खुशी तो कहीं मिला गम। ये आपको बता दें कि गुरुवार को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 4 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जबकि झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजों में कहीं भी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन पार्टी ने कुछ जगह पर अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है। पार्टी ने उपचुनाव में भी 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र की कस्बा पेड़ विधानसभा सीट के उपचुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 33 साल के बाद बड़ी जीत हासिल की है। यहां पर एमबीए समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसाने को मात दे दी है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सागर डिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी जीत का परचम लहरा दिया है। तमिलनाडु की इरोड पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना लोहा मनवाया है। तो वहीं झारखंड की रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही। रामगढ़ सीट पर बीजेपी समर्थित आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने कांग्रेस के बजरंग महतो को हरा दिया। कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि पार्टी राज्य में सरकार तो नहीं बना पाई। त्रिपुरा में कांग्रेस ने पहली बार लेफ्ट के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस लेफ्ट को 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी निराशा लेकर आए। पार्टी को यहां पर 16 सीटों का नुकसान हुआ है। इस बार मेघालय में कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए। यहां पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों पर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारे लिए चुनाव नतीजे उत्साहजनक भी हैं और निराशाजनक भी हैं। बंगाल में हमारा खाता खुला है। महाराष्ट्र में 30 साल के बाद आरएसएस बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बंगाल में जीत से गदगद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसी मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस की मदद से लोगों पर अत्याचार करा, उन्हें लालच देकर कितनी बार कांग्रेस को हराया है। तब मैंने कहा था कि कांग्रेस हारने वाली नहीं है और आज ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस हारने वाली नहीं बल्कि हराने वाली पार्टी है। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मुझे लगा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए कराची या लाहौर जा सकते हैं। यह आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के नंदनगढ़ से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें लगा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए कराची या लाहौर भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लॉन्च करना था। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाने का आरोप भी लगाया। जनसभा में मौजूद लोगों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की कि वे कर्नाटक में मई में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में पार्टी को 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए समर्थन दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या आप युवा कांग्रेस के नेता के बारे में जानते हैं? उन्हें अभी लॉन्च किया जा रहा है और इसके लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। वर्ष 1947 में बंटवारे के दौरान भारत का विभाजन हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो कराची या लाहौर जा सकते हैं, लेकिन वो वहां नहीं गए। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि जब पूरा भारत एकजुट है तो राहुल गांधी ने किसे जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को मूर्ख बनाकर राजनीति अधिक समय तक नहीं की जा सकती। जो लोग विश्वास के साथ में राजनीति करते हैं और जनता से आंखें मिलाकर बात करते हैं वही सफल हो सकते हैं और जो लोग बीजेपी में हैं वही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाला नारा लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र नहीं खोद रहे बल्कि इस तरीके के नारों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। हमारे कांग्रेसी मित्र बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जितना कीचड़ उछालेंगे हमारा कमल उतना ही खिलेगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाने का आरोप भी लगाया। जनसभा में मौजूद लोगों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की कि वे कर्नाटक में मई में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए समर्थन दें।
अगली बड़ी खबर, टीएमसी अकेले ही लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकजुटता की कोशिश के बीच ममता बनर्जी ने दे दिया बड़ा झटका। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी, टीएमसी का गठबंधन केवल जनता के साथ होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के समर्थन से टीएमसी लड़ेगी। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बीजेपी को हराना चाहते हैं वो टीएमसी को ही वोट करेंगे। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि लोग उनके साथ हैं। उम्मीद जताई कि 2024 में भी ऐसा ही होगा। आए दिन कई विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ एक साथ होने के लिए रैली कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी का अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से अब चिंता बढ़ गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने जन्मदिन पर बुधवार को ही चेन्नई में रैली की थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस दौरान भी बीजेपी के खिलाफ सभी नेताओं ने एकजुट होने की बात दोहराई थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी, उनका गठबंधन मात्र जनता के साथ होगा। अगली बड़ी खबर, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह को किया फोन, सरकार बनाने के लिए मांगा समर्थन। यह आपको बता दें कि मेघालय के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। यहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया है। संगमा ने नई सरकार बनाने में उनका समर्थन मांगा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि हिमंत विश्व शर्मा के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय में अगली सरकार बनाने में नेशनल पीपुल्स पार्टी का समर्थन करने के लिए भाजपा मेघालय को सलाह भी दे दी है और खुला समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि इस हिसाब से देखा जाए तो अब मेघालय में भी बीजेपी सरकार में होगी, यानी कि तीनों ही राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, अब सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी, डोर टू डोर जाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में देगी जानकारी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पार्टी की छवि पर इसका गहरा असर पड़ा है। इसको देखते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में विधायकों और अन्य नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया कि आने वाले समय में पार्टी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में लोगों के घरों तक पहुंचकर उनसे संवाद करेगी और इस मामले में लोगों को सच्चाई बताएगी। मनीष सिसोदिया और डॉक्टर सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद पार्टी के नेता भले ही उनके बचाव में लगातार जुटे हैं और अपने हर संबोधन में इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। हालांकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि इस घटना से पार्टी की छवि को गहरी चोट पहुंची है। लिहाजा डोर टू डोर कैंपेन और जन संवाद के माध्यम से पार्टी दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में लोगों के घरों तक पहुंचेगी, उनसे संवाद करेगी और इस मामले में अपनी बातों को जनता के सामने रखेगी। 2023 में होने वाले राज्यों के चुनाव और 2024 के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी पार्टी पहले की तरह ही अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हर घर पहुंचने का प्रयास करेगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के हर नुक्कड़ और चौराहे पर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्रियों के पोस्टर लगाएगी कांग्रेस पार्टी। अनिल चौधरी ने कर दी बड़ी घोषणा। यह आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अनिल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने भ्रष्ट मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहने वाली। पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के हर नुक्कड़ और चौराहे पर अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद मंत्रियों के पोस्टर लगाएगी और घर घर जाकर उनके कारनामों से जनता को अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस सभी नेताओं के विचार विमर्श कर इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के आरोप सही साबित हो रहे हैं। केजरीवाल के मंत्रियों को जेल से इस्तीफा लिखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए, दिल्ली के घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर आज दिल्ली में केजरीवाल का जन लोकपाल होता तो उनकी पूरी कैबिनेट जेल में होती। उन्होंने कहा कि मीडिया में चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल 2 शराब घोटाले सहित तमाम घोटाले में सम्मिलित मंत्रियों से इस्तीफा लेने के बाद शराब घोटाले में शामिल 2 ऐसे विधायकों को मंत्री पद पर सुशोभित कर रहे हैं जिनके ऊपर शराब घोटाले से भी गंभीर आरोप हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने विशाल प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल को गद्दी छोड़ने की मांग रखी है। अगर केजरीवाल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस जनता के बीच में जाकर उनके शराब घोटाले सहित तमाम घोटालेबाजों को मंत्री पद पर बनाए रखने के साथ साथ
खुद बिना किसी पद के गद्दी पर बैठे ईमानदारी का चोला ओढ़ने का सच जनता को बताएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी शराब घोटाले में बराबर की जिम्मेदार है, कांग्रेस ये भी जनता तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर, कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी मांगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा। केजरीवाल बोले, नहीं रुकेगी आम आदमी पार्टी की आंधी। ये आपको बता दें कि शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के बाद भाजपा के अब हौसले बुलंद हैं। पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगा है। जिन कैलाश गहलोत को मनीष सिसोदिया के महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, पार्टी ने उन पर भी हमला करते हुए उन्हें शराब नीति बनाने में सहयोगी होने के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल स्वयं मनीष सिसोदिया का बचाव करने के लिए सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक आंधी बन चुकी है और वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के सामने कमजोर न पड़ने के लिए सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। पार्टी अब लोगों के घर घर तक पहुंचकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की असलियत बताएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि शराब घोटाले के असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन दोनों अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं और उन्होंने जो कुछ किया है वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया है। लिहाजा इस मामले में अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी के ऊंचे पद पर बैठे होने से उसके द्वारा जांच को प्रभावित करने की आशंका बनी रहती है। चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और शराब घोटाले की जांच के दौरान उन्हीं विभागों मंत्रालयों में जांच की जाएगी जो उनके अंदर काम कर रहे हैं, इसीलिए वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्याय के हित में है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया तगड़ा झटका। 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने छोड़ी पार्टी, थामा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दामन। ये आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व नेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहे हैं। इसके तहत वो गुरुवार को सीतामढ़ी पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की महागठबंधन सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में बिहार में 2005 वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। वे इसी मकसद से बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के लोग होली के बाद ताजपोशी की बात कह रहे हैं। आखिरकार यहां के वोटरों ने किस काम के लिए नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी थी, इस बात पर मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, लेकिन वे नहीं सोच रहे। एक सवाल पर कहा कि जो भी पार्टी बिहार को बचाएगी हम उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तगड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू से रेखा गुप्ता और राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा के अलावा 3 दर्जन से अधिक नेताओं ने पार्टी को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के सामने उनकी ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत। बोले, यह फैसला मोदी सरकार के लिए जोरदार तमाचा है। यह आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है और सेबी को इस बात की जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या सेबी के नियमों का उल्लंघन हुआ है और क्या स्टॉक की कीमतों में हेरफेर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बेहद सराहनीय बताया। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का अडानी मामले में महत्वपूर्ण फैसला आया है। समिति बनाकर जांच कराने का फैसला स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या यह जांच आगे बढ़ेगी? क्या गौतम अडानी के मामले को लेकर यह जांच पूरी हो पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।